और आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। अब हमें याद रखना है कि कैसे कैसे नेशनल इकोनॉमी और सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्ट 1 में सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे अप टू द एमएनसी और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हमने देखा था, एमएनसीज के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर रीचिंग द चेंजेस इन द ट्रेड पॉलिसी इंडिया अराउंड 1991। ट्रेड पॉलिसी हमारे भारत में कैसे चेंजेस हुई 1991 में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। So we talk about the important points. Government decided that time had come for Indian producer to compete with producer around the globe. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इंडियन के प्रोड्यूसर से compete करते हुए या इंडियन प्रोड्यूसर के थ्रू हम compete करेंगे और हमारे प्रोड्यूसर जो अराउंड ग्लोब में हैं, मीन्स दूसरे कंट्रीज में भी जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनसे भी हम अपने प्रोड्यूसर्स को compete कराएंगे। Competition would improve the performance of the producer within the कंट्री। मीन्स एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से compete करेगा तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस में मीन्स इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा। बाद में क्या हुआ, प्रोड्यूसर विद इन दी कंट्री वुड हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इससे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होने लग गई, इम्प्रूव होने लग गई। साथ ही साथ क्या हुआ, डिसीजन सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसीजन सपोर्ट किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया। Thus trade barrier were removed to a large extent। इससे क्या हुआ, ट्रेड बैरियर क्या हो गया, रिमूव होने लग गया और एक बड़े लेवल पे रिमूव होके काम करने लगा। कैसे हुआ, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरेशन के थ्रू हुआ। तो लिबरेशन क्या करता है, ये क्या करता है, ये ट्रेड बैरियर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिस्ट्रिक्शन को क्या करेगा, हटा देगा, जिससे गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा ट्रेड करना, बिजनेस करना और बिजनेस को अलाउ करना। इनके डिसीजन फ्रीली हो सकते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट इसे इम्पोज करे या अगर इसमें लेस रिस्ट्रिक्शन रखे तो पहले उसे बताना पड़ेगा कि हम क्या हम लिबरल रख रहे हैं, तो लिबरल के साथ साथ हम क्या क्या अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि इम्प्रूवमेंट, अगर हम टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करें तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमें आंसर फ्रेम कैसे करना है, इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स बताना है टेक्नोलॉजी को लेकर कि हमारे रिसेंट ईयर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए। मींस इनेबल्ड फास्टर डिलीवरी हमने गुड्स एंड सर्विसेज दी है अक्रॉस द वर्ल्ड। डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हमने ज्यादातर एरिया में इंटरनेट और रिवॉल्यूशनिस्ट वर्ल्ड को भी हमने कलेक्टिवली क्या करा है, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया है। इसमें हमने टेलीग्राफ, मोबाइल फैक्स और अदर फास्टर डिलीवरी के लिए, फास्टर इंफॉर्मेशन या फास्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किया है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये सारे डेवलपमेंट एरियाज में क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर से ज्यादा कौन हो गए हैं, कंज्यूमर हो गए। मीन्स प्रोड्यूसर तो बना रहे लेकिन खरीदार ज्यादा हो गए, मीन्स कंज्यूमर ज्यादा हो गए हैं। इट इज ओपनड अप हॉरिजॉन फॉर फर्दर एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मीन्स। इससे हमारे पास एक नया हॉरिजॉन डेवलप होगा जिससे हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या होने लगेगा, हमारे एग्जिस्टिंग मीन को क्या होने लगेगा, एडवांटेज मिलने लगेगा। Now we talk about the WTO. This is very most important in this topic. In the whole topic is the WTO. We also call it the World Trade Organization. So we have seen that the liberation of the foreign trade and the investment in the India was supported by some very powerful international organization. तो कुछ important powerful international organization है जो हमें support करती है liberation के लिए foreign trade को। मीन्स क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहती है ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि बैरियर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, मीन्स बैरियर को आप रिमूव कर देंगे तो फॉरेन ट्रेड क्या करने लगेगी, हमारे इन्वेस्टमेंट में हार्मफुल करने लगेगी, मतलब हार्म करने लगेगी। देयर शुड बी नो बैरियर, हमें कोई बैरियर नहीं रखना चाहिए। ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी फ्री, मीन्स कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग क्या हो, हमेशा फ्री हो। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, और हर कंट्री अपने पॉलिसीज को क्या करे, लिबरल करे, मीन्स छूट ज्यादा दे, फ्री रहे हमेशा। और WTO क्या कहता है, WTO ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें याद रखना है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन नेम क्या है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करे, लिबरल करे।
हु स्टार्टेड डब्ल्यूटीओ, किसने स्टार्ट किया? तो हमें पता होना चाहिए कि एक डेवलप्ड कंट्री अपना डब्ल्यूटीओ आराम से स्टार्ट कर सकती है। ये 1 जनवरी 1995 में हुआ। डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश किया गया रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दिस रूल्स आर ओबेड। और इससे क्या हुआ, ये क्या करने लग गए, जो रूल्स नहीं मानते थे उनको क्या करने लग गए, सीज करने लग गए। मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी थी हमारे पास डब्ल्यूटीओ की? 164। इसने क्या किया, इंडिया से ज्वाइन किया डब्ल्यूटीओ ने कब? 1 जनवरी 1994। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, इसका एम था कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर दे, पहली चीज लिबरलाइज कर दे। ये डेवलप कब हुआ? 1 जनवरी 1995। थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को रिगार्ड कर रहा था और जो रूल नहीं मान रहे थे डब्ल्यूटीओ को, उसे रिमूव कर रहा था। इसमें टोटल कंट्रीज ने कितने पार्टिसिपेट किया? मींस इसमें 164 टोटल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ 1 जनवरी 1995 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से ऑब्जेक्टिव राइज हो सकता है। ये आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट द डब्ल्यूटीओ? हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ये कमिटेड करता है अलाउ द फ्री ट्रेड अमंग इट्स द मेंबर कंट्रीज। कितनी टोटल मेंबर कंट्रीज है? अभी देखा हमने, टोटल मेंबर कंट्रीज 164 है, लेकिन इंडिया के साथ डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 में टाई अप किया है। डब्ल्यूटीओ कमिट करता है कि ये फ्री ट्रेडिंग करें अपनी मेंबर्स कंट्रीज के साथ, मतलब 164 जो मेंबर कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, उसके साथ फ्रीली ये काम करता है। साथ ही साथ ये अपने फंक्शंस को क्या करने लगता है, मींस ये क्या करता है, फंक्शंस को क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। मींस फ्री ट्रेड बेनिफिट क्या करता है, ये क्या करेगा, एंजॉय करेगा सभी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो उसके मेंबर्स कंट्री है, मींस 164 मेंबर्स कंट्रीज के साथ हर बेनिफिट को आराम से सभी के साथ मिलके क्या करेगा, उसे एंजॉय करेगा, सबको बराबरी के हिस्से से रखेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी जगह देखें, डब्ल्यूटीओ अपने रूल्स को फेस करता है, मींस डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर सकती है, ट्रेड बैरियर को रिमूव कर सकती है और डब्ल्यूटीओ के साथ काम कर सकती है। एक डिबेट चला था ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर, ये एक डिबेट थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने देखा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर के सेक्टर कैसे एम्प्लॉयमेंट, मतलब बल्क एम्प्लॉयमेंट चल रहा है वहां पे। इससे क्या हो रहा है कि जीडीपी जो है ये हमारे भारत में क्या हो रही है, सीधे सीधे क्या हो रहा है, इसे इम्पोज कर रहा है। मीन्स ये अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से देखें लाइक यूएसए और हम अपनी कंट्रीज से देखें तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर शेयर्स किसके ज्यादा मिलते हैं, एग्रीकल्चर के। मीन्स जीडीपी 1% हमारी सीधे सीधे कहाँ चली आती है, एग्रीकल्चर पे। और अगर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट का देखें, अगर हम छोटे से छोटे एम्प्लॉयमेंट में भी देखते हैं तो 0.5% मिलती है। इससे क्या होगा, एक स्मॉल परसेंटेज में लोग क्या होने लगेंगे, इंगेज होने लगेंगे। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यूएस क्या करता है, मैसिव sum of money from the government for production and the export to the other countries. Due to this, the massive money that they receive, US farmers can sell the farm product at abnormally low price. The surplus from the product are sold in other countries market at low price, adversely affecting the farmer in these countries. Developing countries are therefore asking the developed country government, we have reduced trade barrier as per the WTO rules, but you have ignored the rules of the WTO and have the continued to pay your farmers vast sums of the money. You have asked our government to stop the supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this free and fair trade? Means typically हमें देखा गया कि typically cotton farm है यूएसए में, ये कंसिस्ट करती thousands of acres में, लेकिन ये ह्यूज कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है कॉटन किसको, एब्रॉड को, किस अमाउंट में, लोअर अमाउंट में। तो ये देखा गया कि भैया यूएसए आप डब्ल्यूटीओ के साथ हाथ मिला लो, क्योंकि आप भी एक डेवलप्ड कंट्री हो और आप अपने फार्मर्स को एक फ्री ट्रेडिंग दे दीजिए और आप साथ ही साथ जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है आप एंजॉय कर रहे हो, उसे सभी के साथ बराबर बांटे। लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया। यूएसए ने क्या करा कि अपने फार्मर्स का क्या करा, अपने फार्मर्स का सीधे सीधे हम बोले नेगोशिएट करने की कोशिश की। मीन्स ये है कि बहुत अमाउंट में इन्होंने क्या करा, फार्मर्स से वर्क करा लिया, बहुत अमाउंट में इन्होंने, ह्यूज अमाउंट में क्या करा है, बल्कि कॉटन इन्होंने क्या करा, वहां पे क्रॉपिंग हो गई इसकी, और फिर बाद में क्या करा, उसे लाइक हम बोलते हैं फसल काटने
के बाद इन्होंने क्या करा, एक लो अमाउंट में क्या करा, एब्रॉड कंट्रीज में या पास वाली कंट्रीज को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, जिससे फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट आया और वाइडली हम देखा जाए तो बहुत लो कॉस्ट में फार्मर्स को भी बहुत लो कॉस्टिंग पे पड़ी सारी चीजें। सो ये एक बैड न्यूज थी WTO के लिए, बिकॉज द यूएसए इज नॉट द लीडर मेंबर इन द WTO, इसलिए। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का हमारे भारत में, तो हमने देखा लास्ट हम अगर 20 ईयर की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये प्रोग्रेस रहा, हमेशा प्रोग्रेस में रहा, लेकिन जो हमारी लाइफ पीपल थी वो कैसे अफेक्टेड हुई। लाइक कंज्यूमर्स की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन और कॉम्पिटिशन क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर के साथ, लोकल या फॉरेन के साथ क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या हो रहा है, ये एडवांटेज तो ले रहा है डायरेक्टली, लेकिन कंज्यूमर ले रहा है, प्रोड्यूसर नहीं ले पा रहा है। दे हैव द ग्रेटर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट विद द इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड द लोअर प्राइसेस। इससे और क्या हुआ कि हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हमें प्रोडक्ट मिलने लग गए, उनमें क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी लो मिलने लग गए। सेकंड थर्ड रिजल्टेंट ये निकला, पीपल इंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, पीपल खुद इंजॉय करने लग गए हाई स्टैंडर्ड लिविंग को, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल कब हुआ, बिफोर पॉसिबल उन्हें होने लगा। मीन्स ये है कि ये वेट नहीं कर रहे कि नहीं अब मार्केट में सामान जाएगा, अब बिकेगा, अब हमें प्रॉफिट आएगा, नहीं, ऐसा नहीं रहा। जब इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो ये इजीली एक बड़े एरिया पे काम करने लगे WTO के साथ मिलके, और इन्होंने फाइनली क्या किया, अपना डेवलपमेंट फ्रीली एंजॉय किया सभी के साथ। Among the producer and worker, the impact of the globalization has not been uniform. अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर और वर्कर्स के अलावा इम्पैक्ट जो पड़ा ग्लोबलाइजेशन के लिए, ये यूनिफॉर्म नहीं रहा। क्यों? MNC's इम्पैक्ट, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट हम बात करें, ये इंक्रीज करें, मीन्स कैसे इंक्रीज करें, इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है ये हमने देखा पास्ट 20 ईयर का ये मीनिंगफुल रहा, इन्वेस्टिंग क्या रहा भारत में, ये बेनिफिशियल रहा। सेकंड हमने देखा इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज, मीन्स अगर इंडस्ट्रीज लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, सर्विस एंड अदर, मीन्स इसमें क्या हुआ कि ये तो हुआ, इन्वेस्टमेंट तो हुआ, लेकिन अर्बन एरियाज जो है ये बैंकिंग वगैरह नहीं जानते थे, तो क्या हुआ, ये यहाँ से अर्बन एरियाज की वजह से लॉस में भी गया। थर्ड हम देखें इंडस्ट्रीज और सर्विसेज और न्यू जॉब्स की बात करें तो ये क्रिएटेड किया गया इंडस्ट्रीज लेवल पे। फोर्थ वन, लोकल कंपनीज सप्लाई करने लगी रॉ मटेरियल, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही थी, ये दूसरी प्रॉस्पेर्ड कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही थी। सो हाउ टू स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने क्या स्टेप लिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। सबसे पहले हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज सेट अप द इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड द स्पेशल इकोनॉमी जोन। इंडियन ने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, तो क्या करने लग गई इंडिया गवर्नमेंट, क्या करने लग गई, इन्होंने क्या करा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए SEZs। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जाके काउंसलिंग की जाए। SEZs ये कहने लग गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहने लग गए कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम इन्हें दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड ऑल। लेकिन कंपनीज ने क्या किया, ये SEZs एरियाज जो है ये डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। लेकिन SEZs की एक ये कहानी थी कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ये कहानी थी कि ये 5 साल तक तो सब कुछ फ्री कर रहे थे, मीन सारे टैक्स फ्री थे, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, गवर्नमेंट हैज अलाउड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज सच एज द शॉर्ट ड्यूरेशन हायरिंग ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू अ वर्क प्रेशर इंस्टेड ऑफ द रेगुलर बेसिस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। मीन्स गवर्नमेंट ये चाहने लग गई कि भैया लेबर लॉज आप लगाओ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी कर रहे हैं आप, लेकिन वर्कर्स क्या करें, आप वर्कर्स को हायर करो और उन्हें वर्क प्रेशर ज्यादा बढ़ा दो उन पर, जिससे वो क्या करें, रेगुलर बेसिस में क्या करने लगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने लगे और कंपनी के लिए काम करने लगे। वर्क प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लेबर काम करेगा। सेवरल इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, मींस बहुत सारी कंट्रीज, इंडियन कंट्रीज जो है ये ऑटोमेटिक क्या करने लगी, कंपटीशन में उतरने लग गई और इससे कंपटीशन बढ़ने लग गया और ये बेनिफिट भी उठाने लगे, मींस क्वालिटी और कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग गया। दे हैज इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, सम हैव गेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुली कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनीज। मींस बाद में ये देखा गया कि न्यूअर टेक्नोलॉजीज किस तरीके से यहाँ पे हमारे
हमारे प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, कैसे प्रॉफिट गेन कर रही है, कैसे सक्सेसफुली हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ। फॉर एग्जांपल हम बात करें टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टेनर्स, नट्स एंड बोल्ट में काम करती है। और हम ये स्प्रेड कहाँ तक है, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, मीन्स अगर हम नाम लेंगे तो कोई भी बता देगा कि हाँ दिस इज टाटा मोटर, दिस इज एशियन पेंट, दिस इज रैनबैक्सी मेडिसिन। तो रैनबैक्सी और इन्फोसिस इनका बहुत ही अच्छा जो है बोलबाला अभी मार्केट में चल रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द सर्विस कंपनीज, पर्टिकुलरली द आईटी इंडस्ट्री। मीन्स ग्लोबलाइजेशन क्या क्रिएट करता है, ग्लोबलाइजेशन ये क्रिएट करता है कि हम कैसे अपनी कंपनीज को, मीन्स सर्विस कंपनीज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर या इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स हो गया, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन हो गई फॉर लंदन बेस्ड कंपनीज। थर्ड वन हम बात करें सर्विस लाइक डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, इंजीनियरिंग, दिस इज द डन द चीपली इन द इंडिया एंड एक्सपोर्टेड द डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ ग्लोबलाइजेशन स्मॉल प्रोड्यूसर क्या है, ग्लोबलाइजेशन स्मॉल प्रोड्यूसर अगर हम बात करें, स्मॉल प्रोड्यूसर वो होते हैं जो ग्लोबल लेवल पे क्या करें, एक सीरियस चैलेंज को क्या करें, कम्पीट करें और उसे पैरिश करें, मीन्स उसमें डिफ्रेंशिएट करें। इंडस्ट्रीज जैसे कि बैटरीज में काम करने वाली, प्लास्टिक, टॉय, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल और सब मेडिसिन, ये क्या कर रहे हैं, ये हिट हार्ड ड्यू टू द कॉम्पिटिशन, ये सबसे ज्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन मार्केट में इनका चल रहा है। मैनी हैव शट डाउन द मेकिंग वर्कर्स जॉबलेस, जो जॉबलेस हैं वो उन्होंने ये काम करके भी क्या कर दिया, अपने काम को बढ़ावा दे दिया। मीन्स जॉबलेस होने के कारण इन्होंने इन कामों में ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। नोटेबली स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम नोटिस करें स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो इसमें क्या करने लगे, ज्यादातर लोग काम करने लगे। अराउंड 20 मिलियन इन द कंट्री, 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग काम करते हैं नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा 20 मिलियन से भी ज्यादा हर साल लोग काम करते हैं भारत के अंदर। कंपटीशन जो है अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन है तो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वर्कर्स लाइफ पे पड़ेगा, बिकॉज नो जॉब सिक्योरिटी, नाउ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, वर्कर्स क्या है, एम्प्लॉयड है फ्लेक्सिबली। अगर हम लार्ज एमएनसीज की बात करें, मीन्स लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, ये गारमेंट इंडस्ट्रीज में लाइक यूरोप ऑर्डर लेती है, यूरोप के ऑर्डर लेती है, ये प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया से पूरा गारमेंट इंडस्ट्रीज का पूरा प्रोडक्शन इंडिया से जाता है। दिस एमएनसीज लुक फॉर चिपेस्ट गुड्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और ये एमएनसीज क्या करती है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज भारत से लेकर तो जाती है प्रोडक्ट, लेकिन ये चिपेस्ट सबसे कम दामों में लेके जाती है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इन्होंने बल्कि ऑर्डर दिया है, तो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट क्या होगा, ट्राई हार्ड टू कट द कॉस्ट। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके हम दूसरों का कॉस्ट काटे, दूसरे कंट्रीज का कॉस्ट काटे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करें। कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट में, और हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें क्या कहता है, कट लेवर द कॉस्ट सिंस कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कैन नॉट बी कट। मीन्स कट का लेबर क्या करता है, कॉस्ट को कट, रॉ मटेरियल को कट कर सकता है लेकिन कॉस्ट को कट नहीं कर सकता। हायर लेवल ऑन द टेम्पररी बेसिस टू अवॉइड द गिविंग देम द वेजेस फॉर फुली ईयर। मीन्स हमने लेबर को हायर किया, हमने टेम्परेरी काम कराया और उसे क्या बोला कि चल भैया अब निकल लो, हो गया एक साल का जब तक टर्न ओवर था वो हो गया पूरा, अब निकल लो यहाँ से। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्कर्स क्या करने लगेंगे, वर्क ज्यादा दिन करते थे, ज्यादा टाइम करते थे, नाइट शिफ्ट भी करते थे, डे शिफ्ट भी करते थे, तो रेगुलर बेसिस पे क्या होने लग गए, ये सीजन को पिक मीन्स सीजन के हिसाब से पिक करने लग गए। सीजन में इन्होंने काम करना चालू किया, इन्होंने देखा कि ये एंड्स वर्कर से या वर्क ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ये लो वेजेस पे इन्होंने काम करना चालू कर दिया। मीन्स ज्यादा काम कर रहे हैं कम टाइम में, तो इन्होंने इनके वेजेस क्या होने लग गए, लो होने लग गए। हम सीधे सीधे बोले कि अगर हम बोलते हैं किसी कोई इंसान अगर हमसे ज्यादा बात कर रहा है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लाइक वही काम है यहाँ पर, या हम अगर किसी से ज्यादा बात कर लें तो हमारी वैल्यू सामने वाला खत्म कर देता है। सो व्हाइल एमएनसीज मेक द ह्यूज प्रॉफिट्स, वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर एंड द जॉब सिक्योरिटी। तो एमएनसीज क्या आने लग गई, ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा लोगों को डिनाइड करने लग गई, उनके जॉब की सिक्योरिटी और फेयरनेस को बढ़ाने लग गई। इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही क्या करने लग गए कि इंडस्ट्रियल वर्कर को या सर्विस सेक्टर को क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। नाउ द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो स्ट्रगल क्या क्या थे फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, इट इज विजिबल दैट द नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन से हर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा था। रिच, पावरफुल और एजुकेटेड ही इससे बेनिफिट ले रहे थे और अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड को कोई फायदा नहीं था या गरीब को कोई फायदा इससे नहीं मिला। टू इंश्योर दैट द एवरीवन गेट देयर द फेयर शेयर एंड द बेनिफिट्स, गवर्नमेंट कैन अप्लाई द ह्यूज रोल इन द पॉलिसी मेकिंग। मीन्स गवर्नमेंट खुद अप्लाई करने लगी कि भैया जिसके पास पैसा है वो आने दो और जिसके पास पैसा नहीं है उसे जाने दो। नाउ द सम पॉसिबल स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक, तो क्या पॉसिबल स्टेप्स है? लाइक इन्होंने लेबर लॉ निकाल दी है, इन्होंने प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर को क्या करने लग गया, चेक करने लग गया या रिमूव ही कर दिया। ये क्या करने लगे, WTO के रूल्स को नेगोशिएट करने लगे और बहुत सारे मार्चेस भी हुए भैया। इन अगर हम लास्ट फ्यू इयर्स की बात करें तो इसमें मैसिव कैंपेनियन निकाले गए, बहुत ह्यूज अमाउंट में रिप्रेजेंटेशन किया गया, WTO के डिसीजन को रिलेटिंग किया गया। इससे पीपल में क्या हुआ, ये क्या करने लगे, अपने ग्लोबलाइजेशन फेयर को अचीव करने लगे। नाउ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन। व्हाट्स अ conclusion, this is the all about the in the globalization in the Indian economy in nutshell। अगर हम nutshell की बात करें तो nutshell में अगर हम देखें तो ये क्या करने लगे कि ये प्रेजेंट फेज, ग्लोबलाइजेशन के प्रेजेंट फेज को क्या करने लगे, रैपिड इंटीग्रेट करने लगे दूसरी कंट्रीज के साथ जो फॉरेन कंट्रीज थी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। इनका मेजर रोल प्ले होने लग गया MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर और इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरेट करने लगे, फैसिलिटीज, ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटी बढ़ाने लग गए। इंटरनेशनल लेवल पे WTO put pressure to developing countries to liberalize their trade and the investment, और इंटरनेशनल लेवल पे WTO ने प्रेशर डालना चालू कर दिया कि भैया डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स क्या होने लग गए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को होने लग गए। स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर जो है वो सफर करने लग गए, मीन्स स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर क्या करने लग गए, सफर करने लग गए। व्हाट इज नीडेड, क्या नीडेड था, फेयर ग्लोबलाइजेशन टू इंश्योर शेयर्ड बेनिफिट एंड द इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। नीडेड ये था कि शेयर ग्लोबलाइजेशन हो, शेयर्ड बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी सभी को मिले। नाउ द ग्लोबलाइजेशन कैन मेड बी द फेयर, तो हमें फेयर क्या दिखने लग गया, इसमें हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि पॉलिसीज जो थी ये सभी के लिए इंटरेस्ट थी किसके लिए, रिच पीपल्स के लिए, लेकिन पुअर पीपल के लिए ये उतनी ज्यादा प्रोस्पिरियस नहीं रही है, प्रोड्यूसर के लिए नहीं रही। बट द गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल्स एंड कैन अलाइन विद द डेवलपिंग कंट्रीज टू स्टैंड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करने लग गया, डोमिनेट करने लगे। इसमें इक्वल स्पेस प्रोवाइड करने लगे डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा दिया। नाउ वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी क्वेश्चन और आप कॉपी में नोट डाउन करके इसे याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इन शॉर्ट मैं समझा ही रही हूँ। अगर हम बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ल्ड, तो क्या है ऑन वर्ल्ड के लिए, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। मीन्स इसमें रैपिड इंटीग्रेशन हो और इंटरकनेक्ट करे किसको, कंट्रीज को। MNCs प्ले मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNCs अपना मेजर रोल, मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मेजर रोल प्ले करे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट करे, मीन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करे किसके लिए, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, पीपल्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, मूवमेंट के लिए, फ्लो ऑफ कैपिटल फाइनेंस को बढ़ाए, उसमें फ्लो लेकर आए एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे नेशन में यूज करे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। Now, what was the reason for putting barrier to foreign trade and the foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove this barrier? क्या था? Means यहाँ पे was to the safeguard our country's producer and the small manufacturer from the foreign competition. Means main reason ये था Indian government का जो create कर रही थी restriction foreign trade और foreign investment के साथ कि ये safeguard तो है लेकिन countries producer को और small manufacturer को क्या कर रही है? Compete करा रही है foreign competition के लिए। Now we talk about the question number 3.
हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनीज? किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स रेगुलर परमानेंट बेसिस पे अगर कोई लेबर काम कर रहा है या गवर्नमेंट उसे परमिट कर रही है बिजनेस करने के लिए, अपने लेबर रूल्स को अपना रहा है एक ही जगह पर रहकर, कम टाइम में और कम पीरियड में वो काफी अच्छा वर्क या हेवी वर्क करके दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उस वर्कर का क्या होगा, परमानेंट बेसिस पे उसे रेगुलर जो है कंपनीज हायर करेंगी और कंपनीज पे करेगी, और उसका क्या होगा, उसमें कंपनीज के कॉम्पिटिशन्स को क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव होंगे, गुड्स और सर्विसेज में भी इम्प्रूव होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द होमवर्क क्वेश्चन। भैया होमवर्क क्वेश्चन करना है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉजिंग ग्लोबलाइजेशन, क्या था इम्पोर्टेंट फैक्टर ग्लोबलाइजेशन का, हमें बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोर इनकम, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन। मीन्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन यहाँ पे आंसर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइनीज टॉयज इन इंडियन मार्केट, चाइना proved better because of good shape, trade relation, high price and quality, low price and variety. Because low price and variety. So guys, this is all about the today's important one. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में इन दोनों होमवर्क आंसर्स प्लीज कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ विद द एनसीईआरटी सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक और द ह्यूमैनिटी. So guys, thank you for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Jai Hind.